नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। क्यों जाए, कैसे जाएं, क्या देखें, कहां रुके, संपूर्ण जानकारी। प्रत्येक 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ इस बार 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 45 दिन 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ के बारे में महापुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था। अमृत कलश को प्राप्त करने हेतु देवताओं व राक्षसों में छीना झपटी हुई। तब कलश से छलकर 4 बूंदे हरिद्वार गंगा नदी में, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी व त्रिवेणी प्रयागराज में गिरी। कुंभ के समय चारों स्थानों की पवित्र नदियां अमृतमयी हो जाती हैं। इसमें स्नान करना पुण्यदायी फलदायी सिद्ध होता है। इस कारण कुंभ स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस बार प्रयागराज में कुंभ विशेष मुहूर्त में हो रहा है। आप कैसे जाएं, कहां रुके, देखें आदि संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम आपको स्टार न्यूज प्लस पर। प्रयागराज से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, जिसके लिए नाव में बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाए इस अकबर के किले में। इस किले के अंदर है ये अक्षयवट, जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव यहाँ तक आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास काफी रोचक है और यहाँ से पास में ही श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 200 मीटर दूर आप आ जाइए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। ये मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंबद विमान कहलाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम है आदिशंकर विमान मंडपम। और इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य प्लेसेस घूमने के बाद आप आ जाइए अलोपी देवी मंदिर में। माँ अलोपी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहाँ से अब हम जाएंगे भारद्वाज पार्क और उनके आश्रम में। लेकिन वहाँ जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लंच करना चाहेंगे तो प्रयागराज में काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, भारद्वाज आश्रम के आसपास ही बाकी की टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है और सबसे पहले हम जाएंगे भारद्वाज पार्क। यहाँ पर आपको भारद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है और साथ ही इस पार्क में हमें भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है और यहीं से 250 मीटर दूर भारद्वाज आश्रम स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भारद्वाज मुनि का ये आश्रम त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपए और 100 रुपए की है। इस भवन में आपको पुराने जमाने की काफी सारी एंटिक चीजें देखने को मिलती है। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, तो उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर संजोकर रखी हुई है। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाए चंद्रशेखर आजाद पार्क में। 17 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने पंडित जी की चाट पर कुल्हड़ वाला दही बल्ला,
कचौरी समोसा काफी फेमस है, तो आप यहाँ पर नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए प्राचीन वेणी माधव मंदिर में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे। अब हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है, यानी ये वही नागवासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह पर खुद थे। आप महाकुंभ मेला घूमकर इन सभी जगहों पर भी एक दिन में घूम सकते हैं और प्रयागराज की सभी टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे, लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटुल पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 रुपए से लेकर 80-90 हजार रुपए तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स कॉटेजेस शामिल है। और वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1500 रुपए पर पर्सन के चार्जेस हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है, जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है
तो प्रयागराज में काफी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और ये धर्मशालाएं संगम के नजदीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना रहे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं और जो भी वह अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है और यहाँ पर आपको सिर्फ 1000 से 2000 रुपए तक बढ़िया होटल मिल जाएगा। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष्य और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा बसंत पंचमी का दिन और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है। आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी